नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पादप आकारिकी का इम्पोर्टेंट पार्ट जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जड़ों के कार्य क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और जड़ों के प्रकार, जहां से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो आकारिकी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आकारिकी शब्द का अर्थ होता है बाहरी संरचना का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एक पादप को बाहर से देखने पर उसमें क्या दिखाई देता है? तो जड़, तना, पत्ते, फल और फूल ये सब दिखाई पड़ते हैं। तो पादप आकारिकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जड़ के बारे में पढ़ेंगे, तने के बारे में पढ़ेंगे, पत्ते के बारे में पढ़ेंगे, फूल और फल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पहले जड़ के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे कि जड़ क्या होती है, जड़ के कार्य क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रकार, जहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जड़ निकलती कहाँ से है। तो जब हम जो बीज होता है इसको भूमि में डालते हैं तो जो बीज का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसे मूलांकुर कहते हैं, इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं। और जो बीज के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे परांकुर यानी कि प्लूम्यूल कहते हैं। तो जो जड़ होती है ना, ये मूलांकुर वाले हिस्से से निकलती है और जो तना होता है ये परांकुर वाले हिस्से से विकसित होता है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जड़ बीज के किस हिस्से से विकसित होती है। तो जो जड़ होती है ये बीज के मूलांकुर वाले हिस्से से यानी कि रेडिकल वाले पार्ट से विकसित होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसमें पौधे के विकास को दर्शाया गया है। पहले हम बीज को भूमि में डालेंगे तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इसमें मूलांकुर वाले हिस्से से जड़ें निकलेंगी और परांकुर वाले हिस्से से तना निकलेगा। तो जो जड़ होती है ना, जड़ का जो ये नोकीला वाला भाग होता है इसे रूट कैप कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है? तो ये मिट्टी खोदने का काम करता है। और एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि बताइए जलीय पौधों में रूट कैप पाई जाती है या नहीं। तो जलीय पौधों में रूट कैप नहीं पाई जाती क्योंकि उनका काम मिट्टी खोदने का नहीं है। तो जलीय पौधों में रूट कैप नहीं पाई जाती। तो जो जड़ होती है, जड़ का जो ये नुकीला भाग है इसे रूट कैप कहा जाता है। और जड़ से रूट हेयर निकले होते हैं। तो रूट हेयर का काम क्या होता है? तो रूट हेयर का ही मेन काम होता है, यही पानी सोखने का काम करती हैं। जो हम पौधे में पानी डालते हैं तो इन्हीं रूट हेयर के द्वारा उस पानी को सोखा जाता है। उसके बाद आगे हम जड़ के कार्य देख लेते हैं कि जड़ का कार्य क्या है। तो जो जड़ होती है ये पौधे को भूमि में स्थिर रखती है, यानी कि जड़ के कारण ही पौधा सीधा खड़ा हो पाता है। जितनी मजबूत जड़ होगी उतनी ही मजबूत पौधे की पकड़ होगी। तो ये पौधे को भूमि में स्थिर रखती है। दूसरा इसका कार्य है कि मूल रोम यानी कि रूट हेयर्स को ही हिंदी में मूल रोम कहा जाता है। तो मूल रोम तथा जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि रूट हेयर्स के द्वारा ही जो जल है और जल में घुलित खनिज हैं इनका अवशोषण किया जाता है। और जो जड़ें होती हैं ये अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने और पत्ती में संवहन करती हैं। तो हमने पहले ये पढ़ा भी हुआ है कि जाइलम उत्तक के द्वारा क्या होता है कि जो पानी है ये जड़ों से ऊपर की ओर यानी कि तने और पत्तों तक पहुंचता है। और कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में इन संचित भोज्य पदार्थों का पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि कुछ जड़ें क्या होती हैं, अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संचय करती हैं। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि जो मूली है, शलगम है, इन्हीं के उदाहरण हैं। तो आगे हम देखते हैं जड़ की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जड़ पौधों के अक्ष का अवरोही भाग है। अवरोही भाग यानी कि जो पौधे के नीचे की ओर बढ़ती है। तो जड़ पौधे के नीचे की ओर बढ़ती है और जो मूलांकुर से विकसित होती है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि जो जड़ होती है ये मूलांकुर से विकसित होती है और जो तने होते हैं ये परांकुर से विकसित होते हैं। तो भूमि में रहने के कारण
जड़ों का रंग सफ़ेद अथवा मटमैला होता है और जड़ों पर तनों के समान नोड्स एवं इंटरनोड्स नहीं पाए जाते। तो ये नोड्स क्या हैं और इंटरनोड्स क्या हैं, इनके बारे में हम तने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि जो जड़ें होती हैं इनमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते। नोड्स क्या होता है, जो तना होता है ना, तने में जो गांठ होती है जहाँ से तने से अलग शाखा निकलती है उसे नोड्स कहा जाता है और दो नोड्स के बीच की दूरी को इंटरनोड्स कहा जाता है। तो जो नोड्स और इंटरनोड्स है ये केवल तनों में पाई जाती है, ये जड़ों में नहीं पाई जाती। और पौधों में जड़ों की वृद्धि कैसे होती है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो जड़ों की वृद्धि होती है, तो पहला पॉइंट है कि ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है। तो इसका मतलब क्या है, तो आपको पता है कि जो जड़ें होती हैं ये ग्रेविटी की ओर बढ़ती हैं, इसीलिए इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। और ये धनात्मक जला अनुवर्ती भी होती हैं। तो धनात्मक जला अनुवर्ती का मतलब क्या हुआ कि ये पानी की ओर बढ़ रही हैं, यानी कि इनका नेचर पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। और जो जड़ें होती हैं ये ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती होती हैं, यानी कि नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती हैं। तो इनकी वृद्धि प्रकाश से विपरीत होती है। आप सूरज को अपने दिमाग में रखिए कि सूरज ऊपर की ओर है, तो सूरज के प्रकाश के सापेक्ष में जो इसकी वृद्धि होती है वो विपरीत यानी कि उल्टी दिशा में होती है, इसीलिए इसको कहते हैं ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि गुरुत्वाकर्षण की ओर ही इसकी वृद्धि होती है। धनात्मक जलानुवर्ती, जल के ओर ही इसकी वृद्धि होती है। और ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती यानी कि प्रकाश के विपरीत इसकी वृद्धि होती है। तो आगे अब हम जड़ों के प्रकार देख लेते हैं। तो जड़ें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली है मूसला जड़, जिसे इंग्लिश में टैप रूट कहते हैं। दूसरी है रेशेदार जड़ यानी कि फाइब्रस रूट। और तीसरी जड़ होती है अपस्थानिक जड़ एडवेंटिशियस रूट। तो मूसला जड़ कौन सी होती है, तो जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं यह मूसला जड़ का उदाहरण। तो मूसला जड़ कैसी होती है, मूसला जड़ में क्या होता है, एक प्राथमिक जड़ होती है और उसमें से रूट हेयर निकले होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि एक मोटी सी जड़ होगी, इसमें से रूट हेयर निकले होते हैं। और इसमें से यह भी हो सकता है कि एक मोटी सी जड़ हो जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं, और प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ यानी कि सेकेंडरी रूट और टेरिशरी रूट भी निकली हो। पर इसमें एक मोटी जड़ होगी जिसे प्राथमिक जड़ कहेंगे और इसी को मूसला जड़ कहा जाता है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, पर पहले आप देख लीजिए कि मूसला जड़ कौन सी होती है, रेशेदार जड़ कौन सी होती है और अपस्थानिक जड़ कौन सी होती है। तो मूसला जड़ में क्या होता है, एक मोटी सी प्राथमिक जड़ होती है जिसका विकास मूलांकुर से होता है। उसके बाद है रेशेदार जड़। तो रेशेदार जड़ कौन सी होती है, तो जब पौधे के आधार से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं तो उसे रेशेदार जड़ कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें बीच में कोई मोटी जड़ नहीं है, बल्कि सभी जड़ें एक साथ एक आकार वाली जड़ें हैं। और जो ये जड़ें होती हैं इनका विकास मूलांकुर से नहीं होता बल्कि पौधे के आधार से होता है। और ज़्यादातर जो भी अनाज वाले पौधे होते हैं उनमें रेशेदार जड़ पाई जाती है। और तीसरी जड़ है अपस्थानिक जड़, जिसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो अपस्थानिक जड़ कौन सी होती है, तो ऐसी जड़ें जिनका विकास मूलांकुर को छोड़ के पौधे के अन्य भाग से विकसित होता है उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, तो बरगद के पेड़ में क्या होता है, जो उनकी शाखाएं होती हैं, उनकी टहनियाँ होती हैं, उसमें से भी जड़ें निकली होती हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो बरगद के पेड़ से अपस्थानिक जड़ निकलती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो अपस्थानिक जड़ों वाले पेड़ होते हैं इनमें रेशेदार जड़ें भी पाई जाती हैं, यानी कि नीचे की ओर रेशेदार जड़ें भी इनमें निकली होती हैं। तो अपस्थानिक जड़ वाले पेड़ों में रेशेदार जड़ें भी निकली होती हैं। तो 3 प्रकार की हमने जड़ें देखी, मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़। तो पहले हम मूसला जड़ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि टैप रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है जिसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। जो आप ये देख रहे हैं, जो जड़ का मोटा वाला भाग है इसे प्राथमिक जड़ कहा जाता है। और ये जड़
मूलांकुर से विकसित होकर बनती है। तो मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं यानी कि साइड ब्रांचेस निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक जड़ या सेकेंडरी रूट कहते हैं, और इन्हीं से आगे चलकर तृतीयक जड़ यानी कि टेरिशरी रूट निकलती हैं। तो जो बीच में मोटी वाली जड़ है इसे प्राथमिक जड़ कहेंगे। इसी से आगे चलकर जो पतली जड़ें हैं इन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं, और द्वितीयक जड़ से जो धागेनुमा जड़ें निकलती हैं इन्हें तृतीयक जड़ कहा जाता है। और इन सबको मिलाकर मूसला जड़ तंत्र बनता है, टैप रूट सिस्टम बनता है। तो इस प्रकार की जड़ें अधिकांशतः द्विबीजपत्री वाले पौधों में पाई जाती है। तो एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं, इनके बारे में पिछली ही वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो जो मूसला जड़ें होती हैं ना, ये द्विबीजपत्री वाले पौधों में पाई जाती हैं। जैसे इनकी एग्जाम्पल है आम, मूंगफली, चना और मटर। ये द्विबीजपत्री पौधे हैं और इनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है वो हम आगे देखते हैं। तो मूसला जड़ों का रूपांतरण यहाँ से प्रश्न बनता है, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो कुछ पौधों में मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संचय करके मोटी तथा मांसल हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं जो जड़ें होती हैं ना, ये क्या करती हैं, अपने अंदर फूड स्टोरेज कर लेती हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों का संचय कर लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जड़ें मोटी तथा मांसल हो जाती हैं तथा इनकी आकृति भी बदल जाती है। और आकृति के आधार पर ही मूसला जड़ों को अन्य नामों से पुकारा जाता है। जैसे जो गाजर है या चुकंदर है, ये क्या है, ये मूसला जड़ों का रूपांतरण है, जिसमें क्या हुआ कि मूसला जड़ों ने अपने अंदर खाद्य पदार्थों का संचय कर लिया, जिसके कारण ये जड़ें मोटी हो जाती हैं और अपनी आकृति को बदल लेती हैं। जैसे गाजर है, शलगम है, और इनकी आकृति के आधार पर इन्हें अन्य नामों से बुलाया जाता है। जैसे पहला नाम है तर्कुरूपी, इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजिफॉर्म। तो ये मूसला जड़ ही है पर इसका रूपांतरण हो गया है। हमने पढ़ा ना कि कुछ मूसला जड़ें अपने अंदर खाद्य पदार्थों का संचय कर लेती हैं, फिर उनकी आकृति बदल जाती है और बदली हुई आकृति के कारण इन्हें अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो पहला नाम है तर्कुरूपी। तो इसमें कौन सी मूसला जड़ आती है, तो इस प्रकार की मूसला जड़ें मध्य में फूली हुई होती हैं तथा आधार यानी कि नीचे की ओर से और ऊपर की ओर से पतली होती हैं और बीच में मोटी होती हैं और बीच में फूली हुई होती है। तो इसका उदाहरण क्या है, तो मूली। मूली तर्कुरूपी जड़ का उदाहरण है। तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बताइए तर्कुरूपी जड़ का उदाहरण कौन सा है। तर्कुरूपी जड़ मूसला जड़ों के अंदर ही आती है, तो तर्कुरूपी जड़ का उदाहरण है मूली। उसके बाद है शंकुरूपी जड़, कॉनिकल रूट। तो इस प्रकार की जो मूसला जड़ें होती हैं, इनकी आधार की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पौधे की जड़ होती है उसका आधार तो मोटा होता है, लेकिन जैसे ये नीचे की ओर बढ़ती है, पतली होती जाती है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, तो आप देख रहे हैं गाजर। गाजर शंकुरूपी जड़ का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि जो जड़ का आधार है वो मोटा होता है और जैसे नीचे की ओर बढ़ता है ये पतला होता जाता है। तो शंकुरूपी जड़ का उदाहरण क्या है, गाजर। उसके बाद है कुंभी रूपी जड़ यानी कि नेपिफॉर्म रूट। तो इस प्रकार की मूसला जड़ों का ऊपरी भाग लगभग गोल तथा फूला हुआ होता है और नीचे की तरफ से एकाएक पतला हो जाता है। जैसे शलगम और चुकंदर, इसमें क्या होता है कि जो ऊपर का भाग होता है वो तो गोल और फूला हुआ होता है, लेकिन नीचे की तरफ से एकाएक पतला हो जाता है। तो इसे कुंभी रूपी जड़ कहते हैं। इसका उदाहरण है शलगम और चुकंदर। तो हमने मूसला जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि मूसला जड़ों को उनकी आकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तर्कुरूपी। तर्कुरूपी का उदाहरण है मूली। उसके बाद है शंकुरूपी। शंकुरूपी का उदाहरण है गाजर। उसके बाद है कुंभी रूपी और कुंभी रूपी का उदाहरण है शलगम और चुकंदर। तो मूसला जड़ के बाद आगे हम पढ़ते हैं रेशेदार जड़ के बारे में, यानी कि फाइब्रस रूट के बारे में। तो जब पौधे के आधार से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं तो उन्हें रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं ये एक बीजपत्रीय पौधों में पाई जाती हैं। तो एक बीजपत्रीय पौधों में ज़्यादातर जो अनाज हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था, वो एक बीजपत्री पौधों में ही आते हैं। जैसे
गेहूँ, चावल, घास आदि ये क्या हैं? ये रेशेदार जड़ों के उदाहरण हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं, यानी कि एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें इनमें पाई जाती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं अब स्थानिक जड़ यानी कि एडवेंटिशियस रूट। तो इस प्रकार की जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को अब स्थानिक जड़ कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि बरगद के शाखाओं से जो जड़ें निकली होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अब स्थानिक जड़ कहा जाता है। तो अब स्थानिक जड़ें दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है स्तंभ मूल जिसे प्रोप रूट्स कहते हैं, और दूसरा प्रकार है अवस्तंभ मूल जिसे स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो पहले देखते हैं स्तंभ मूल। तो कुछ पौधों की शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं जो मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती हैं, और इस प्रकार ये वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें स्तंभ मूल कहलाती हैं। तो जैसे बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, तो बरगद के पेड़ के बाहर जो ये जड़ें निकली होती हैं इन्हें स्तंभ मूल कहा जाता है। तो ये क्या करती हैं? जो वृक्ष होते हैं ना, जिनकी मोटी मोटी शाखाएं होती हैं, तो उनकी शाखाओं को सहारा प्रदान करने के लिए ये जड़ें निकली होती हैं। इनका नाम क्या है? स्तंभ मूल। इन्हीं को स्तंभ मूल कहा जाता है, और इसका उदाहरण है बरगद। उसके बाद है अवस्तंभ मूल। तो अवस्तंभ मूल के कौन से उदाहरण हैं? तो इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश कर जाती हैं और पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। तो जैसे मक्का और गन्ना, आपने गन्ना देखा होगा, तो आप देख रहे हैं कि जो गन्ने का तना होता है इसके आधार पर भूमि में तिरछी जड़ें निकलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें अवस्तंभ मूल कहा जाता है। तो मक्का और गन्ना इसके दोनों उदाहरण हैं, क्योंकि इनके तने काफ़ी पतले होते हैं तो ये गिर भी सकते हैं, इसीलिए इनको सहारा देने के लिए जो ये जड़ें निकलती हैं इनको क्या कहा जाता है? अवस्तंभ मूल कहा जाता है। तो उसके बाद आखिर में हम एक और जड़ के बारे में पढ़ लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। इसे न्यूमेटाफोर कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या हैं? तो राइजोफोरा और सुंदरी आदि पौधे जो दलदली स्थानों पर उगते हैं उनमें इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो जो मैंग्रोव वन है जो कि दलदली स्थानों पर उगते हैं उनमें न्यूमेटाफोर नामक जड़ पाई जाती है। तो ये किस प्रकार की जड़ होती है? तो ऐसे पौधे दलदली स्थानों पर निकलते हैं और ये खूंटी के आकार के होते हैं। जो आप देख रहे हैं ना, ये जड़ें हैं, ये खूंटी के आकार की होती हैं। ये क्या करती हैं? श्वसन लेने के लिए बाहर निकल आती हैं। तो ये खूंटी के आकार की होती हैं जो ऊपर वायु में निकल आती हैं, और इनके ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूमेटोडस कहते हैं। तो इसके उदाहरण कौन से हैं? तो राइजोफोरा और सुंदरी पौधे इसके उदाहरण हैं, जिनमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं ये श्वसन के लिए बाहर निकल आती हैं। तो आज का हमारा थियरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो बताइए, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये मूसला जड़ें कहलाती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, मूसला जड़ें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू, गाजर, शक्करकंद या मूली, इसमें से कौन सा जड़ नहीं है? तो गाजर, मूली और शक्करकंद ये क्या है? ये मूसला जड़ों के रूपांतरण हैं, लेकिन जो आलू है ये जड़ नहीं है, ये तना है। अगली वीडियो में हम तने के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो आलू है ना, ये तने का रूपांतरण है। जिस प्रकार गाजर, मूली और शक्करकंद ये क्या है? ये मूसला जड़ का रूपांतरण है। इसी प्रकार जो ये आलू है ये तने का रूपांतरण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, आलू। अगला प्रश्न है कि अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती है? चावल में, गन्ने में, मूंगफली में या चने में? तो अवस्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, गन्ना। अगला प्रश्न है कि स्तंभ मूल होती है। तो स्तंभ मूल मूसला जड़ें होती हैं, पुलकित जड़ें होती हैं, शाखान्वित जड़ें होती हैं या अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो स्तंभ मूल होती है ये अपस्थानिक जड़ों का प्रकार है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि स्तंभ मूल पाई जाती है, किस में पाई जाती है? बरगद में, गन्ने में,
मूंगफली में या चने में। तो स्तंभ मूल किस में पाई जाती है? तो ये बरगद में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जड़ें विकसित होती हैं, तो बताइए जड़ें कहाँ से विकसित होती हैं? परांकुर से, मूलांकुर से, तने से या पत्ती से? तो जो जड़ें होती हैं ये मूलांकुर से विकसित होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, मूलांकुर से। अगला प्रश्न है कि डैश शंकु रूपी जड़ का उदाहरण है, तो बताइए शंकु रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? चुकंदर, मूली, गाजर या सरसों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो गाजर शंकु रूपी जड़ का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है? तो कुंभी रूपी जड़ कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा चुकंदर। चुकंदर क्या है? कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि डैश तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण है। तो तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है मूली। मूली क्या है? तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही मिलान को निरूपित करता है? तो एक तरफ जड़ के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इसके उदाहरण दिए हुए हैं, तो हमें इनका मिलान करना है। तो जो मूसला जड़ है इसका उदाहरण क्या है? तो मूसला जड़ का उदाहरण क्या होगा? तो इसमें से देखा जाए तो जो गाजर है ये मूसला जड़ का उदाहरण है, क्योंकि ये मूसला जड़ का ही रूपांतरण है। तो ए का होगा सेकंड। उसके बाद है रेशेदार जड़। तो रेशेदार जड़ का उदाहरण क्या है? तो इसमें से देखा जाए तो जो गेहूं है ये रेशेदार जड़ का उदाहरण है। उसके बाद है स्तंभ मूल। तो स्तंभ मूल का उदाहरण है बरगद का वृक्ष और अस्तंभ मूल का उदाहरण है गन्ना। तो मूसला जड़ कौन सी हो गई? गाजर हो गई। रेशेदार जड़ गेहूं, स्तंभ मूल बरगद का वृक्ष और अस्तंभ मूल गन्ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सभी पौधों में डैश को छोड़कर रेशेदार जड़ें होती हैं, तो आपको ये बताना है कि किसमें रेशेदार जड़ नहीं होती। तो डैश को छोड़कर सभी में रेशेदार जड़ होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चुकंदर, मक्का, चावल या गेहूं? तो मक्का, चावल और गेहूं इनमें रेशेदार जड़ होती है, लेकिन चुकंदर में रेशेदार जड़ नहीं होती, इसमें मूसला जड़ें होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, चुकंदर। अगला प्रश्न है कि अपस्थानिक जड़ें निम्न में से किसमें पाई जाती हैं? तो आपको बताना है कि अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गन्ना, मक्का और बांस, इन तीनों में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। और अपस्थानिक जड़ का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो अवस्थम्भ जड़ इनमें पाई जाती है, गन्ना, मक्का और बांस में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पादप में जड़ की वृद्धि होती है, तो आपको बताना है कि पौधे में किस प्रकार जड़ की वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन है कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती आएगा, क्योंकि जो जड़ होती है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी क्या है? ऋणात्मक जलानुवर्ती। तो ये भी गलत है, यहाँ पर भी धनात्मक जलानुवर्ती आएगा। ऑप्शन सी क्या है? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती। तो ये सही है, क्योंकि जो जड़ों का विकास होता है वो प्रकाश के विपरीत होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि न्यूमेटोफोर्स का क्या कार्य है? तो ये पौधों को जानवरों से सुरक्षित रखता है। तो ये गलत है। ऑप्शन बी है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना। तो ये सही है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।